V53 अध्याय 521 अर्धचंद्राकार सूर्यप्रकाश पट्टिका। कोल्ड मून की बातें सुनकर चंद्र महारानी को कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। जिस सप्ताह लिन युआन सो रहा था उस दौरान चंद्र महारानी ने शीत चंद्रमा की चूसी के साथ निकटता को नोटिस कर लिया था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोल्ड मून, जिनका व्यक्तित्व हमेशा ठंडा रहा था, स्वेच्छा से एक शिष्य को स्वीकार करेंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए चंद्र महारानी को यकीन था कि शीत चंद्रमा को शिष्य स्वीकार करने का विचार तभी आया होगा जब उसने लिन युआन को अपना शिष्य स्वीकार किया था। चूंकि कोल्ड मून ने उसे सीखा था, इसलिए चंद्र महारानी को यह सिखाने की आवश्यकता महसूस हुई कि कोल्ड मून एक अच्छा गुरु कैसे बने। चंद्र महारानी के दृष्टिकोण से जो गुरु अपने शिष्य पर लाड़ प्यार करना नहीं जानता, उसे अच्छा गुरु नहीं माना जा सकता। कोल्ड मून, भविष्य में तुम्हें चूसी की मौजूदगी में ज्यादा मुस्कुराना चाहिए, ज्यादा गंभीर होना अच्छा नहीं है। यह कहने के बाद चंद्र महारानी ने विषय बदलने से पहले कुछ देर सोचा। चूंकि आपने चूसी को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो आप उसके लिए पथ रक्षक क्यों नहीं ढूंढते? इससे उसकी सुरक्षा की भी गारंटी होगी। यह कहते हुए चंद्र महारानी के चेहरे पर बहुत गंभीरता थी। आखिरकार चंद्र महारानी लिन युआन की हाल ही में हुई घटना के कारण चिंतित और भयभीत थीं। चंद्र महारानी के शब्दों को सुनकर कोल्ड मून ने जल्दी से जवाब दिया। चंद्र महारानी, मैं देख रहा हूं कि चूसी मेरे बर्फीले राजा ड्रैगन के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया है। मैं इसका नाम चूसी का पथ रक्षक रखने की योजना बना रहा हूं। चंद्र महारानी को लगा कि कोल्ड मून मास्टर बनने के लिए तैयार है। अचानक उसकी नजर मेज पर लेटे उस दयनीय छोटे खरगोश पर पड़ी जो मिट्टी में उग रहे गाजर को देख रहा था। छोटे खरगोश को ऐसा महसूस हुआ कि किसी की नजर उसके शरीर पर है और उसने तुरंत सतर्कता से अपने कान ऊपर उठा लिए। जब खरगोश ने देखा कि चंद्र महारानी उसे देख रही हैं, तो वह तेजी से घूमा, खड़ा हुआ और उस गमले को जोर से रोक दिया जिसमें उसने गाजर लगाई थी। चंद्र महारानी ने अपनी नजरें कुछ अनिच्छा से दूसरी ओर घुमाई। यह खरगोश गाजर की आंखों में गिरने के बहुत करीब था। उसी समय आंतरिक महल के प्रवेश द्वार से एक स्पष्ट आवाज गूंजी। चंद्र महारानी, युवा भगवान के पथ रक्षक, रक्तपात की जननी, आपसे मिलने का अनुरोध करती हैं। आंतरिक महल के अंदर कमरे की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए चंद्र महारानी ने कहा, इसे अंदर आने दो। ऐसा कहते हुए उसने एक स्मूथ क्रिस्टल थ्रेड जूजूब, जिसे उसने अभी अभी छीला था, मेज पर रख दिया। कोल्ड मून को अचानक एहसास हुआ कि चंद्र महारानी की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई थी। इसके ठीक बाद कोल्ड मून ने लाल बालों और लाल आंखों वाली एक महिला को लाल कपड़े पहने हुए आंतरिक महल के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते देखा। कोल्ड मून के पूरे शरीर से एक भयानक शक्ति निकल रही थी। कोल्ड मून के मार्गदर्शन में इस बल ने आंतरिक महल के पौधों को प्रभावित नहीं किया। हालांकि जब उसने रक्तबीज की माता का शरीर उसे सौंपा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी ग्लेशियर में फंस गई हो। रक्तबीज की माता ने अपने दांत पीसते हुए इस शक्ति के विरुद्ध आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जब तक कि वह चंद्र महारानी के सामने खड़ी नहीं हो गई। तभी कोल्ड मून की बर्फीली आवाज सुनाई दी, मिथक डालू, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तब से तुम्हारी ताकत में काफी सुधार हुआ है, लेकिन तुम्हारी सतर्कता बहुत कमजोर हो गई है। पिछले कुछ दिनों से खून की मां पहले से ही बहुत चिंतित थी। हालांकि उसे पता था कि लिन युआन को कोई जानलेवा खतरा नहीं है, फिर भी उसे उसकी सही स्थिति का पता नहीं था। इसलिए वह अभी भी अपने दिल में बेचैनी महसूस कर रही थी। जब विकसित आयामी प्रवेश ने अचानक लिन युआन को निगल लिया था, तो रक्तबीज की माता चंद्र महारानी या चूसी की तुलना में सबसे अधिक चिंतित नहीं रही होगी। हालांकि लिन युआन के पथ रक्षक के रूप में इसने निस्संदेह खुद को सबसे अधिक दोषी ठहराया था। यह पुष्टि करने पर कि लियू जी और जो लुओ खतरे में नहीं थे, रक्तबीज की मां कमरे की बीम पर उतरने से पहले अतीत की तरह मुट्ठी के आकार की मकड़ी में बदल गई थी। वहां से वह झुकते हुए चंद्र पर्वत की दिशा में देख रहा था।
यहां तक कि जब बस लियू जी ने जागने के बाद खाना पकाया था, तब भी रक्तबीज की मां ने एक कौर भी नहीं खाया था। अब उसने चंद्र महारानी की ओर देखा, जिसने पहले भी उसकी जान बचाई थी, और उसे और भी अधिक पश्चाताप महसूस हुआ। जैसा कि मिस्टिक मून ने कहा था, वह लिन युआन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके साथ नहीं था। इसने न केवल लिन युआन के विश्वास को धोखा दिया था, बल्कि उसी समय चंद्र महारानी के विश्वास को भी धोखा दिया था। यहां तक कि जब रक्तपात की जननी चंद्र महारानी के सामने खड़ी थी, तो उसे यह नहीं पता था कि क्या कहना है। फिर भी केवल 2 सेकंड के बाद उसने धीरे से पूछकर चुप्पी तोड़ी, चंद्र महारानी, क्या लिन युआन अब ठीक है? चंद्र महारानी ने पहले तो अपने हृदय में क्रोध को आश्रय दिया था, लेकिन रक्तबीज की माता के चेहरे के भाव देखकर वह आहें भरने लगी। लिन युआन अब खतरे में नहीं है, वह जागने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अतीत में चंद्र महारानी के गुस्से को देखते हुए यह बहुत संभव था कि चंद्र महारानी के आते ही रक्तबीज की माता शून्य में समा जाती, कन्हा समा जाती। यह कहा जा सकता है कि रक्तबीज की माता ने लिन युआन की पूरी तरह से रक्षा नहीं की थी, क्योंकि उसने अपनी सतर्कता की भावना खो दी थी। यदि नहीं, तो अपनी मिथक डाहू शक्ति को देखते हुए रक्तबीज की मां ने कभी भी लिन युआन को आयामी दरार में नहीं जाने दिया होगा। हालांकि वर्तमान चंद्र महारानी जानती थी कि वह रक्तबीज की माता का कुछ नहीं कर सकती। जब चंद्र महारानी लिन युआन को पथ रक्षक खोजने में मदद कर रही थी, तो वह उसे एक संबंध स्थापित करने में भी मदद कर रही थी। यह लिन युआन को एक्सट्रीम टोकन देने के समान था। एक्सट्रीम टोकन का उपयोग करने के बाद चंद्र महारानी अपने भीतर एक और चांदनी डोमेन को सील करके अपनी ताकत को फिर से हासिल कर सकती थी। यहां तक कि यदि एक्सट्रीम टोकन जैसी स्रोत प्रकार की वस्तु क्षतिग्रस्त हो जाए, तो भी चंद्र साम्राज्य ही उसका प्रतिस्थापन ढूंढने के बारे में सोच सकती है। चूंकि लिन युआन चंद्र महारानी की शिष्या थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके स्वभाव को समझती थी। रक्तबीज की माता की पथ रक्षक की भूमिका के कारण इसने लिन युआन के साथ एक मजबूत बंधन साझा किया। इसलिए यहां तक कि चंद्र महारानी, जिन्होंने कभी किसी कठिन समस्या का सामना करने पर आह नहीं भरी थी, अब पहली बार रक्तपात की माता का सामना करते हुए आह भरी। चंद्र महारानी ने हाथ की लहर से रक्तबीज की माता की ओर एक भूरे रंग का बहता हुआ प्रकाश भेजा। रक्तबीज की माता ने जल्दी से भूरे रंग की बहती हुई रोशनी को पकड़ लिया और पाया कि यह एक साधारण लकड़ी की पट्टिका थी, जिस पर 1/4 और 1/4 अर्धचंद्र बना हुआ था। लकड़ी की पट्टिका की सतह पर हल्की सी चांदनी की किरणें पड़ रही थीं, जिससे उस पर उत्कीर्ण अर्धचंद्र कुछ धुंधले दिखाई दे रहे थे। रक्तपात की मां ने लकड़ी की पट्टिका को कुछ उलझन में पकड़ रखा था। उस समय उसने चंद्र महारानी को यह कहते हुए सुना, उस समय मैंने आपको लिन युआन के पथ रक्षक के रूप में चुना था, क्योंकि आपके विशेष कौशल और योग्यताएं आपको अपनी पूंजी शक्ति बढ़ाने की अनुमति देती थीं। यही कारण था कि यह महारानी आपको महत्व देती थी। रक्तबीज की माता ने तुरंत जवाब दिया, यह मैं ही थी जिसने चंद्र महारानी के विश्वास को धोखा दिया। वह बहुत शांति से लेकिन अविश्वसनीय दृढ़ता के साथ बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले की गई कोई गलती याद कर ली हो और उसे वह जीवन भर याद रखेगी। रक्तबीज की मां की ओर सीधे देखते हुए चंद्र महारानी ने ठंडे स्वर में कहा, आपने इस महारानी को निराश करने के लिए कुछ भी नहीं किया। यह इस महारानी की एकमात्र आशा है कि आप भविष्य में लिन युआन के विश्वास को धोखा न दें। जब आप लिन युआन के पथ रक्षक बने, तो आपने पहले ही इस महारानी का कर्ज चुका दिया था। चंद्र साम्राज्य के शब्दों को सुनकर लिन युआन की दृढ़ दृष्टि की छवि, जो मिथक ड्वाली में विकसित होती है, रक्तबीज की मां के मन में उभरी। साथ ही लिन युआन के साथ बिताए गए समय के सभी टुकड़े भी। मुस्कुराओ, और तब तक मुस्कुराओ जब तक आंसू न गिर जाए। रक्तबीज की माता ने चंद्र महारानी को प्रणाम किया और कहा, चंद्र महारानी, चूंकि लिन युआन अब किसी भी खतरे में नहीं है, इसीलिए मैं उसकी वापसी की प्रतीक्षा करने के लिए हवेली में वापस आऊंगी। बोलने के बाद उसने लकड़ी की वह तख्ती, जो चंद्र महारानी ने अभी अभी उसकी ओर फेंकी थी,
उसके सामने मेज पर रखने की तैयारी की। उसी समय रक्तबीज की माता ने चंद्र महारानी को पुनः बोलते सुना, क्या मैं यह कहने में सही हूं कि झेंग परिवार जैसे अनुभवी गुट के खिलाफ आपकी ताकत अपर्याप्त है? अनुभवी गुटों के सामने मिथ ब्रीड की सम्राट श्रेणी की लड़ाकू शक्ति अंततः एक ढाल बन जाएगी जो ठंड का एक निशान भी नहीं गुजरने देगी। हालांकि यह एक और मामला है यदि आप क्रेशन ब्रीड लड़ाकू शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह क्रिसेंट मून रेडियंट सनलाइट टैबलेट आपको विश्व निर्माण के परीक्षण के दौरान सुरक्षा प्रदान करेगा, ताकि जब आप निर्माण नस्ल में विकसित होंगे तो आप गिरेंगे नहीं, बाकी सब आप पर निर्भर है। खून खराबे की मां लकड़ी की तख्ती हाथ में लिए हुए जम गई। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। हालांकि इसने तुरंत ही अपना मूल संयम पुनः प्राप्त कर लिया। रक्तबीज की माता ने फिर से चंद्र महारानी को धन्यवाद दिया। फिर उसने अर्धचंद्राकार सूर्य प्रकाश की पट्टिका को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और चंद्र महल से निकलकर महल में वापस चली गई। मदर ऑफ ब्लड बैथ के चले जाने के बाद कोल्ड मून ने चंद्र महारानी को ऐसे देखा जैसे वह उनसे पहली बार मिल रही हो। उसने हैरान होकर पूछा, आप सीधे ही मदर ऑफ ब्लड बैथ को क्रिसेंट मून रेडियंट सनलाइट टैबलेट दे सकती थी? आपने इसके बारे में इतना सोचा क्यों? कोल्ड मून को पता था कि चंद्र महारानी कभी भी बहुत बातें करने वाली महिला नहीं रही थी। हालांकि उसने अप्रत्याशित रूप से झेंग परिवार की ताकत का खुलासा किया था जब उसने रक्तबीज की मां को अर्धचंद्राकार सूर्य प्रकाश की गोली दी थी। हालांकि चंद्र महारानी ने केवल एक वाक्य ही कहा था, लेकिन इससे शीत चंद्रमा की उनके प्रति धारणा पूरी तरह बदल गई थी। उसी समय चंद्र महारानी ने चिकने क्रिस्टल धागे वाले बेर को उठाया जिसे उन्होंने अभी अभी नीचे रखा था, और जेड बनावट वाले ऑस्मांथस लकड़ी के मूसल से उन्हें पीसना शुरू कर दिया। कोल्ड मून का सवाल सुनकर उसने जवाब दिया, इस छोटी मकड़ी का स्वाभिमान बहुत महान है। अगर यह महारानी लिन युआन और जेंग परिवार का उल्लेख नहीं करती तो भले ही यह अर्धचंद्राकार सूर्य की रोशनी वाली गोली इसे विश्व निर्माण के परीक्षण का सामना करने में मदद कर सकती थी, लेकिन यह सास इसे स्वीकार नहीं करती। यह कहने के बाद चंद्र महारानी ने आगे बोलने से पहले कोल्ड मून की ओर देखा। एक बार जब आप मास्टर बन गए तो आपको एहसास होगा कि मार्शल बल हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इस महारानी के विचार में मास्टर बनने के लिए आवश्यक ज्ञान क्लास 5 क्रेशन मास्टर बनने के लिए आवश्यक ज्ञान से कहीं ज्यादा है। यह सुनकर कोल्ड मून के मुंह का कोना फड़कने से नहीं बच सका। उसे समझ में नहीं आया कि चंद्र महारानी ने ऐसा क्यों कहा था। कोल्ड मून की राय में मास्टर बनना बहुत आसान था। भविष्य में जब तक चूसी को इसकी जरूरत होगी, वह चूसी को वह सब कुछ देगी जो वह दे सकती है, और वह सब कुछ देने के लिए परिस्थितियां बनाएगी जो वह नहीं दे सकती। क्या बस इतना ही नहीं था? यह इतना सरल था। तभी रहस्यमयी चंद्रमा की स्पष्ट आवाज फिर से आंतरिक महल के प्रवेश द्वार से गूंजी। अंदर जाने के बाद उसने तुरंत सूचना दी, चंद्र महारानी, स्पिरिट सेवरी सुअरों के बारे में जो आपने मुझे शेफ सुप्रीम से लाने के लिए कहा था। शेफ सुप्रीम ने कहा कि केवल अंतिम 3 सुअर ही बचे थे, और मैं बहुत संघर्ष के बाद केवल एक पाने में कामयाब रहा। यह सुनकर चंद्र महारानी की भौहें सिकुड़ गईं। इस साल सिर्फ 3 ही कैसे बचे रह गए? क्या पुराने शेफ सुप्रीम पिछले कुछ सालों से स्पिरिट सेवरी पिग्स की प्रजनन प्रक्रिया और किचन फ्रेग्रेंट हाउस में सुअरों की प्रसवोत्तर देखभाल का अध्ययन नहीं कर रहे हैं? मिस्टिक मून के चेहरे पर एक अवर्णनीय भाव प्रकट हुआ। अपने अस्त व्यस्त विचारों को व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने जवाब दिया, शेफ सुप्रीम के पहले शिष्य के अनुसार उनका दूसरा शिष्य उनके लौटने के बाद से ब्रेस्ट पोर्क को और अधिक स्वादिष्ट बनाने का तरीका सीख रहा है। चूंकि शेफ सुप्रीम ने अपनी बेटी को काफी समय से नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने दूसरे शिष्य और उसकी बेटी को आधे महीने के लिए किचन फ्रेग्रेंट हाउस में रहने दिया। हालांकि इस आधे महीने के दौरान शेफ सुप्रीम के दूसरे शिष्य की नजर उन स्पिरिट सेवरी सुअरों पर थी। उनके दूसरे शिष्य ने उन 3 बूढ़ी सुअरों को भी मार डाला जो सुअर के बच्चे पैदा करने के लिए जिम्मेदार थीं। मेरे विचार में ऐसा केवल इस वर्ष ही नहीं होगा कि केवल 3 स्पिरिट सेवरी पिग्स होंगे, बल्कि अब से हर वर्ष ऐसा होगा।
चंद्र महारानी और शीत चंद्रमा काफी देर तक चुप रहीं। फिर एक स्वर में जवाब दिया, लिन युआन अभी भी सर्वश्रेष्ठ है। चूसी अभी भी सर्वश्रेष्ठ है। अपनी आंखें झपकाते हुए मिस्टिक मून ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सिर के पिछले हिस्से को छुआ। ऐसा लग रहा था कि अब वह दीप्तिमान चंद्र महल में बिना शिष्य वाला अकेला व्यक्ति था। अचानक उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि उसे अलग थलग कर दिया गया है। लिन युआन पहले तो अपने अजीब सपने में पूरी तरह डूबा हुआ था। एक अनिश्चित समय के बाद उसे लगा कि उसके विचार उसके शरीर में वापस आ गए हैं। वह अपने मन में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा के जरिए अपने आसपास की हर चीज को हल्के हल्के महसूस कर सकता था। वह अपने शरीर के नीचे नरम बिस्तर, कलाई पर मोरबियस और गर्दन पर फ्लोइंग क्लाउड बीसवैक्स पेंडेंट को महसूस कर सकता था। यद्यपि वह सब कुछ महसूस कर सकता था, फिर भी वह अपनी भारी पलकें नहीं उठा पा रहा था, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। हालांकि लिन युआन पहले से ही अपने मन में अपने परियों के साथ बातचीत शुरू कर सकता था। सोए हुए चिमी के अलावा जीनियस, रेड थॉर्न, सोर्स सैंड और इथेरियल जेलीफिश, जो किसी अज्ञात समय पर अपने आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में लौट आए थे, सभी अब लिन युआन के साथ बातचीत कर रहे थे। विशेषकर लिन युआन के साथ बातचीत करते समय जीनियस की बाल सुलभ आवाज में एक असामान्य रूप से स्पष्ट आंसू भरा स्वर था। जानिए क्या होता है जब आपको सच में किसी से प्यार हो जाता है। डू दिस 15 मिनट एक दिन में और कमाएं ₹1250 प्रति घंटे। चेक इट आउट। लिन युआन द्वारा थोड़ी देर तक सांत्वना देने के बाद जीनियस अंततः शांत हो गया। हालांकि लिन युआन ने पाया कि चाहे वह मोरबियस को कैसे भी बुलाए, वह उसके साथ संबंध स्थापित करने में असमर्थ था। वह मोरबियस की वर्तमान स्थिति से पूरी तरह परिचित थे। मोरबियस अब उसी गहरी नींद की अवस्था में था, जैसी अवस्था में वह तब था जब उसे यह बीमारी हुई थी। अचानक लिन युआन ने अपने सपने में लाल सुनहरे प्रकाश के बारे में सोचा। ठीक उसी समय उसकी आत्मा की गहराई से एक अलौकिक आवाज गूंजी, मेरे नाथ। यह आवाज सुनकर लिन युआन ने पहले तो जवाब देने के बारे में सोचा। दुर्भाग्य से वह थकावट की हालत में एक बार फिर गहरी नींद में सो गया। जब वह जागा तो उसने पाया कि वह अपनी आंखें खोल सकता है। जैसे ही लिन युआन ने अपनी आंखें खोली, उसने तुरंत देखा कि चूसी उसके बिस्तर के पास पहरा दे रहा था। यह स्पष्ट था कि चूसी वहां बहुत देर से बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उनके बेजान सिरे ऊपर की ओर निकले हुए थे। लिन युआन को नहीं पता था कि सोती हुई चूसी क्या सपना देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में स्पष्ट रूप से सूखे आंसुओं के निशान थे। लिन युआन ने अवचेतन रूप से उसकी आंखों के कोनों को पोंछने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर भी हाथ आगे बढ़ाते ही उसने पाया कि वे अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ गए थे। फिर भी लिन युआन उस समय अपने हाथों में दर्द को याद करने से खुद को नहीं रोक सका। अनगिनत खिलते हुए पत्तों का दर्द। एक बार उस तरह का दर्द अनुभव करने के बाद कोई भी व्यक्ति उसे दोबारा अनुभव नहीं करना चाहेगा। जब उसने चूसी की आंखों के कोनों को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, तो लिन युआन की हल्की हरकत ने उसे एक पल में जगा दिया। उस पल चूसी को ऐसा लगा जैसे वह अपने उथले सपने से वापस नहीं लौटी थी। उसके चेहरे पर अभी भी घबराहट साफ दिख रही थी। हालांकि यह देखकर कि लिन युआन जाग गया था, चूसी के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई। यह अप्रैल के उज्ज्वल और सुंदर वसंत सूरज के समान था। फिर भी जैसे ही वह मुस्कुराई और मुस्कुराई, उसकी आंखों से बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें लिन युआन की बाहों पर गिरीं, जिनमें अभी भी चूसी के शरीर के तापमान की गर्माहट थी। तितली की इच्छा शक्ति ऋण। चूसी को रोते देख लिन युआन का दिल तुरंत कठोर हो गया। लिन युआन की याददाश्त के अनुसार चूसी बचपन से ही कभी भी एक दो बार से ज्यादा नहीं रोई थी। चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किल समस्या का सामना करना पड़े, वह हमेशा लिन युआन के साथ खड़ी होकर मुस्कुराती रहती थी। अब लिन युआन को तुरंत थोड़ा सुन्न महसूस हुआ। वह नहीं जानता था कि उसे कैसे अच्छा महसूस कराया जाए ताकि उसके आंसू रुक जाएं। जैसे ही वह अपने मन में इस पर विचार कर रहा था, चूसी ने अचानक खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया और हिचकी लेते हुए कहा, भाई, चिंता मत करो। मैं केवल इसलिए रोई क्योंकि मैं बहुत खुश थी।
लिन युआन ने अपनी बाहें फैलाकर चूसी को लपेटा और हल्के से उसके कंधे पर थपथपाया। लिन युआन और चूसी दोनों ही अपनी अंतरतम भावनाओं को व्यक्त करने में अयोग्य थे। इसलिए इससे पहले एकमात्र बार जब उन्होंने अपनी सच्ची भावनाओं को इस तरह प्रकट किया था, वह उनके साथ जीवित रहने की कोशिश के पहले वर्ष के दौरान हुआ था। यह तब की बात है जब चूसी इतनी बीमार हो गई थी कि वह लगभग बच ही नहीं पाई थी। ऐसा दृश्य हुआ था, लेकिन ऐसा फिर कभी नहीं हुआ था। जैसे ही लिन युआन ने चूसी के कंधे को हल्के से थपथपाया, उसने अपने दिल में आह भरी। लिन युआन चूसी के मूड के प्रति बेहद संवेदनशील थी। वह निश्चित रूप से खुशी से नहीं रो रही थी, बल्कि अपनी चिंता को अपने सीने से निकाल रही थी। इसके अलावा चूसी ने उसे लिन युआन के बजाय भाई कहा था। जाहिर है वह भी उसकी चोटों के पीछे की पूरी कहानी जानती थी, इसलिए इस दौरान वह बहुत चिंतित रही होगी। लिन युआन ने लंबे समय के बाद चूसी को सांत्वना देने के लिए कुछ कहा। चूसी ने अपना चेहरा उसके कंधे में छिपाते हुए धीरे से पूछा, भाई, क्या तुम्हें शरीर पर कहीं भी तकलीफ महसूस हो रही है? जैसे ही वह बोल रही थी, चूसी ने लिन युआन के कंधे से अपना सिर उठाया, अपना हाथ बढ़ाया और अपनी आंख के कोने से आंसू पोंछे। उसके बाद चूसी के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान रह गई। उसकी आंखों के कोनों से अब आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें नहीं गिरेंगी। चूसी का सवाल सुनकर लिन युआन ने बोलने के लिए अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि इतने लंबे समय तक सोने के कारण उसका गला सूखा और खुरदर गया था। इससे पहले कि वह एक भी शब्द बोल पाता, उसे खांसी आने लगी। चूसी जल्दी से उसके बगल में जेड चीनी मिट्टी की चाय की मेज पर गई और लिन युआन के लिए चायदानी से एक कप स्पिरिट चाय डाली। जब उसने चूसी के हाथों से कप लिया तो लिन युआन शर्म से मुस्कुराया। 2 घूंट चाय पीने के बाद जब उसका गला सूखना बंद हो गया तो लिन युआन ने तुरंत कहा, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मुझे किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं हो रही है। जब लिन युआन आयामी दरार के अंदर इसके विकास को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो वह चूसी के बारे में सबसे अधिक चिंतित था। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि जब वह जागेगा तो सबसे पहले उसकी बहन दिखाई देगी, जिसे उसने कई दिनों से नहीं देखा था। चूसी ने लिन युआन के चेहरे पर गंभीर भावों का अध्ययन किया। ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। जांच के एक और दौर के बाद उसे अंततः राहत महसूस हुई जब उसने देखा कि लिन युआन बहुत प्रसन्न था। उस समय चूसी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और लिन युआन के कंबल के कोने को ठीक किया और फिर कहा, लिन युआन, मुझे तुम्हें कुछ गंभीरता से बताना है। यह सुनकर कि चूसी ने उसे कैसे संबोधित किया था, लिन युआन मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। यह परिवर्तन बहुत जल्दी हुआ था। एक बार जब उसने कहा कि वह ठीक है, तो वह उसे फिर से लिन युआन कहकर संबोधित करने लगी। फिर भी उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर लिन युआन भी तुरंत गंभीर हो गया। चूसी के साथ बड़ा होने के कारण लिन युआन उसे बहुत अच्छी तरह से समझता था। वह जानता था कि वह उसे कुछ ऐसा बताने वाली थी जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने बिस्तर पर टेक लगाते हुए बहुत गंभीरता से कहा, तुम अचानक इतनी गंभीर क्यों हो गई? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूं। अचानक लिन युआन ने चूसी की आंखों में शिकायत की झलक देखी। इसके तुरंत बाद उसकी आंखें एक बार फिर लाल हो गईं। जैसे ही लिन युआन फिर से उलझन में पड़ गया, चूसी के शब्दों ने उसे चौंका दिया। लिन युआन, क्या तुम महसूस कर सकते हो कि मैंने क्या महसूस किया था जब मैंने सुना कि तुम आयामी दरार में फंस गए थे और तुम जीवन और मृत्यु के बीच लटके हुए थे? आप नहीं समझ सकते क्योंकि मेरा एक भाई है, लेकिन आपका नहीं है। यह वाक्य, जो लिन युआन के कानों को लगभग शेखी बघारने जैसा लग रहा था, उसके दिल को बुरी तरह से कांपने पर मजबूर कर दिया। लिन युआन खुद को दूसरों की जगह रखकर देखने में बहुत माहिर था। जब भी उसे कोई समस्या आती तो वह उसे दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की पूरी कोशिश करता। हालांकि वह कुछ लोगों के कार्यों को स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन कम से कम वह उनके निर्णयों को समझ सकते थे, बशर्ते कि वे नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन न करते हों। हालांकि
लिन युआन को एहसास हुआ कि वह खुद को उन लोगों के स्थान पर रखना भूल गया था जिनके वह सबसे करीब था। लिन युआन के विचार अचानक उस समय पर लौट गए जब वह 8 साल का था और ज्या क्षेत्र में रात भर बारिश हो रही थी। तब बत्तात तातावी नंदनाइंदाम चूसी का तेज बुखार कम नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास उसे ठीक करने के लिए किसी वैद्य को पैसे देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। अंत में ऐसा हुआ कि आंटी झांग ने अंकल ली को, जो उनका पैर दबा रहे थे, वापस लाया था और चूसी की हालत के बारे में पता लगाया था। आंटी झांग ने चूसी को ठीक करने के लिए जल्दी से एक चिकित्सक को ढूंढ लिया था। तब जाकर चूसी इस कठिन परीक्षा से बच पाई थी। कमजोर होने के कारण उसे जो निराशा महसूस हुई थी और यह विश्वास कि उसके कड़वे जीवन का एकमात्र साथी गायब हो जाएगा, ये दोनों बातें लिन युआन के दिल में गहराई से अंकित थीं। उसकी आंखें अनायास ही लाल हो गईं। उसने अपने होठों के कोनों को हिलाया जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। हालांकि उन्होंने जो शब्द कहे थे वे अंततः बोलकर नहीं बोले, फिर भी उसने अपने दिल में धीरे से ये बातें कहीं। मेरी एक बहन है, लेकिन तुम्हारी नहीं है, तो मुझे पता है। चूसी लिन युआन को देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें अप्रत्याशित रूप से लाल हो गई थीं। चूसी तुरंत घबरा गया। तभी उसने अपने आप को संभाला और विषय बदल दिया। भाई, मैंने एक और इच्छा शक्ति रून को समझ लिया है। अगले ही पल चूसी की आध्यात्मिक ऊर्जा ने सीधे एक इच्छा शक्ति रून को आगे बढ़ाया, जिसमें असामान्य रूप से भारीपन का एहसास था। यह भारीपन एक मजबूत ढाल की तरह था, लेकिन इसके पीछे एक अदम्य शक्ति छिपी हुई प्रतीत हो रही थी। बात बस इतनी थी कि यह ताकत भारीपन के पीछे छिपी हुई थी, मानो बाद वाले को मुंडवाने के बाद ही कोई पहले वाले को देख सकेगा। लेकिन युआन को विश्वास नहीं हो रहा था कि चूसी ने इतने कम समय में एक और इच्छा शक्ति रून को समझ लिया था। हालांकि यह इच्छा शक्ति रून कुछ खास लग रहा था। लिन युआन भी इस बात से हैरान था कि इस रून में इच्छा शक्ति वास्तव में क्या दर्शाती है। लिन युआन को यह पूछे बिना नहीं रह सका, चूसी, आपने इस इच्छा शक्ति रून को किन परिस्थितियों में समझा? कुछ देर सोचने के बाद चूसी ने जवाब दिया, जब मैंने वज्र तितली के पंखों पर पैटर्न देखा तो मुझे यह इच्छा शक्ति रून समझ में आया। यह सुनकर लिन युआन को ऐसा लगा जैसे उसे पहली बार झटका लगा हो। वह हमेशा से मानता था कि इच्छा शक्ति रून्स की उसकी समझ पहले से ही बहुत प्रभावशाली थी। अप्रत्याशित रूप से यह चूसी की तुलना में कुछ भी नहीं था। आखिरकार लिन युआन हर दिन जीनियस को देख रहा था, लेकिन उसने कभी भी इच्छा शक्ति रून को नहीं समझा था जिसे उसे ऐसा करने से समझना चाहिए था। फिर भी चूंकि चूसी ने जिस इच्छा शक्ति रून को समझा था वह वज्र तितली से था, तो यह वह रून रहा होगा जिसका उपयोग तितली ने तब किया होगा जब वह एक काल्पनिक नस्ल बन गई होगी। कमरे में जब लिन युआन ने चूसी की इच्छा शक्ति रून का अध्ययन किया तो चूसी ने भी उसके सवालों का पूरी तरह से जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों भूल गए हों कि 1 मिनट पहले उनकी आंखें कितनी लाल थीं। चीनी मिट्टी के कप में चाय से भाप निकल रही थी और कमरा माचा की खुशबू से महक रहा था। बिस्तर के सिरहाने पर एक जेड सुरक्षा पेंडेंट लटका हुआ था, जो भाप के झोंकों के नीचे वर्षों से चली आ रही शांति का साक्षी था। लिन युआन ने रून चूसी की नई इच्छा शक्ति को देखा। वह इस बात से हैरान था कि वह कितनी तेजी से बढ़ रही थी। लिन युआन पिछले 6 महीनों से अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और कई बार बदलाव से गुजरा था। चूसी भी पीछे नहीं रहा। उसके पास पहले से ही फैंटेसी ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल था, लेकिन अब उसके पास नया विल पावर रून भी था, जो किसी अन्य फैंटेसी नस्ल के परी के पास होने के बराबर था। अन्य स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के लिए जिन्होंने इच्छा शक्ति रून समझा फेस करने का सबसे कठिन गुण था। लिन युआन के साथ वज्र तितली की गुणवत्ता को किंवदंती में विकसित करना आसान होगा। 16 साल की हुई चूसी के पास मूलतः 2 फैसले के पक्षी थे। इस वजह से लिन युआन डर गया। 16 वर्ष की आयु में उनमें से एक को रेड बर्ड इंटरमीडिएट स्पिरिट क्यूई अकादमी में प्रथम वर्ष में होना चाहिए था, लेकिन चूसी के पास पहले से ही 2 फैंटेसी ब्रीड फे थे। जब तक चूसी की फैंटेसी नस्ल की दोनों परियां सिल्वर में विकसित हो जाती हैं,
तब तक वह रेडबर्ड इंटरमीडिएट स्पिरिट क्यूई अकादमी में भाग लेने पर खुद को अलग पहचान दिला सकती है। इसके अलावा चूसी के दोनों अनुबंधित फेज के पास अद्भुत नींव थी। हालांकि लिन युआन को उम्मीद थी कि चूसी की लड़ने की शैली बहुत आक्रामक नहीं होगी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि ऑब्सीडियन आयरन वाइट बुल ने पूरी तरह से प्रदर्शित किया कि कैसे आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। वज्र तितली भी एक असाधारण रक्षा प्रकार की परी थी। लिन युआन ने अनेक रक्षा प्रकार के परियों को छांटने के बाद चूसी के लिए वज्र तितली को चुना था। वज्र तितली की रक्षात्मक क्षमताएं कांस्य ग्रेड परियों के बीच प्रभावशाली मानी जाती थीं। लिन युआन के मतानुसार वज्र तितली की असली ताकत उसकी जन्मजात शक्ति में नहीं, बल्कि विकास की उसकी उत्कृष्ट क्षमता में निहित है। यदि वज्र तितली का विकास जेडाइट तितली के रूप में हो जाए तो चूसी की रक्षात्मक क्षमताएं एक और स्तर ऊपर उड़ जाएंगी। वज्र तितली को जेडाइट तितली में विकसित होने के लिए पादप प्रकार के परियों से बड़ी मात्रा में पराग को अवशोषित करने की आवश्यकता होगी, जिसके बाद पादप प्रकार के परियों की लकड़ी प्रकार की विशेषता धीरे धीरे वज्र तितली की आभा को बदलना शुरू कर देगी। इस प्रक्रिया के दौरान वज्र तितली पर शुद्ध आत्मा क्यूई की वर्षा की आवश्यकता होगी ताकि इसे सफलतापूर्वक जेडाइट तितली में विकसित किया जा सके। इसका मुख्य घटक पौधे प्रकार के पराग थे, जिन्हें अवशोषित करने की आवश्यकता थी। वज्र तितली धातु प्रकार की थी और इसे पादप प्रकार के परियों से पराग को अवशोषित करने में कठिनाई होती थी। इस प्रकार वज्र तितली के लिए जेडाइट तितली में विकसित होने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि वह धातु और पादप प्रकार के परियों से पराग को अवशोषित करे। इससे पहले लिन युआन को धातु और पौधे प्रकार के परियों की जरूरत के बारे में चिंता थी, जब वह चूसी को वज्र तितली से अनुबंध करने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अब वह धातु और पौधे प्रकार के परियों से पराग प्रदान प्राप्त करने की जरूरत के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं था। जियाओ हानजोंग के बगीचे जैसे दिखने वाले डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में पहले से ही कुछ गोल्डन कर्टेन पियोनीज थे, जो धातु और पौधे की तरह के फे थे। गोल्डन कर्टेन पियोनी एक प्रशंसनीय प्रकार का फे था जो साल के अंत में खिलता था। इसके फूल कटोरे से भी बड़े थे और धातु की चमक के साथ चमकते थे। यह पतले धातु के टुकड़ों के ढेर जैसा दिखता था। एक प्रशंसनीय प्रकार के फी के रूप में गोल्डन कर्टेन पेओनी का किसी की उपस्थिति को उजागर करने के अलावा कोई विशेष उपयोग नहीं था। हालांकि यह वज्र तितली के लिए अपने पराग को अवशोषित करने के लिए उपयुक्त था। लिन युआन को अब पूरा विश्वास था कि वह वज्र तितली को जेडाइट तितली में विकसित करने में सक्षम है। लिन युआन ने कुछ देर तक गंभीरता से विचार करने के बाद चूसी से कहा, चूंकि आप छुट्टी पर हैं, इसीलिए आपको युद्ध में उतरने के लिए वज्र तितली की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? चूसी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि स्कूल शुरू होने से पहले मुझे लड़ाई के लिए वज्र तितली की जरूरत होगी। मैं छुट्टी का उपयोग स्टार वेब पर जाकर रेडियंस 100 के सदस्यों की लड़ाइयां देखने के लिए करने जा रहा हूं। चूसी की आवाज उत्साह से भरी थी। जब से चूसी ने रेडबर्ड 100 का हिस्सा बनने का फैसला किया था, तब से उसने रेडियंस 100 सीक्वेंस पर अपनी नजरें टिका दी थीं। चूसी रेडियंस 100 सीक्वेंस की लड़ाइयों को देखकर यह अनुमान लगा सकती थी कि उसकी क्षमताओं में कितनी कमी थी। अपनी कमजोरियों को जानने से चूसी को प्रोत्साहन मिला और वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित हुई। लिन युआन चूसी की महत्वाकांक्षा को देखकर आश्चर्यचकित थी। वह इतने कम समय में रेडियंस 100 सीक्वेंस को लक्ष्य बना रही थी। हालांकि रेडियंस 100 सीक्वेंस के सभी सदस्य कुटिल थे और उनमें से प्रत्येक ने अपनी वास्तविक शक्तियों को कसकर बंद कर रखा था। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन तभी किया जब वे पहली बार रेडियंस 100 सीक्वेंस में प्रवेश कर गए। लिन युआन ने चूसी को रेडियंस 100 सीक्वेंस की असली शक्ति के बारे में न बताने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसका जुनून खत्म हो जाएगा। लिन युआन अपनी महत्वाकांक्षा को विकसित करना चाहती थी। इस वज्र तितली को मेरे पास छोड़ दो। मुझे देखने दो कि क्या मैं इसे जेडाइट तितली में बदल सकता हूं। अगर मैं सफल रहा तो जब यह एक काल्पनिक नस्ल बन जाएगी
तो तुम फिर से अपनी शक्ति बढ़ा पाओगे। चूसी ने वज्र तितली को बुलाने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया। चूसी कभी भी लिन युआन के सुझाव और उसके लिए प्रयास करने की उसकी इच्छा को अस्वीकार नहीं करेगी। चूसी अब वह भोली भाली लड़की नहीं रही जिसके पास कोई अनुबंधित परी नहीं थी। अब वह परी की गुणवत्ता को विकसित करने और परी को बदलने के पीछे की कठिनाई को समझ गई थी। चूसी को पता था कि लिन युआन को अपना पहला परी हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। वह जानती थी कि उसने संभवतः अपने सारे संसाधन इस्तेमाल कर लिए होंगे। लिन युआन अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन चूसी उसके साथ बड़ी हुई थी और जानती थी कि वह वास्तव में कितना दयालु था। वज्र तितली महज एक परी नहीं थी जिसे लिन युआन ने मजबूत किया था। जब वह अंडे से निकली तो पहला चेहरा जो उसने देखा था वह लिन युआन का था। जब उसने लिन युआन को बिस्तर पर टेक लगाते देखा तो वज्र तितली तुरंत उड़कर उसकी नाक पर आकर बैठ गई। वज्र तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए। उसके पंखों का फैलाव लिन युआन के चेहरे के आधे हिस्से को ढक रहा था। वज्र तितली के फड़फड़ाते पंखों से गिरी धूल से लिन युआन को लगातार 5 बार छींक आई। छींकने के बाद लिन युआन को असामान्य रूप से आराम महसूस हुआ। लिन युआन ने वज्र तितली को अपने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में रखा और उसे पोषित करने के लिए सही समय खोजने की तैयारी की। वज्र तितली का पालन पोषण करने से पहले लिन युआन को सबसे पहले गोल्डन कर्टेन पेओनी का पालन पोषण करना था। चूसी को अचानक अपने विकसित सिल्वर ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के बारे में ख्याल आया। जब ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को निर्देश देने की बात आई तो चूसी अभी भी अनिश्चित था। लिन युआन, मेरा ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल कांस्य से रजत में विकसित हुआ है। मास्टर ने कहा कि सिल्वर ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल में अच्छी क्षमताएं हैं, लेकिन द्वंद्व युद्ध कक्षा में मेरा वरिष्ठ हमेशा कहता है कि इसकी क्षमताएं कुछ खास नहीं हैं। लिन युआन ने तुरंत चूसी के भाषण में मुख्य शब्द समझ लिया। मास्टर और शिक्षक शब्द अत्यंत सार्थक थे। चूसी ने रेडबर्ड इंटरमीडिएट स्पिरिट क्यू अकादमी में पढ़ाने वाले सभी लोगों को शिक्षक कहा, लेकिन मास्टर शब्द के साथ विरासत का भाव जुड़ा हुआ था। एक मास्टर के कई शिष्य हो सकते हैं, लेकिन एक शिष्य के पास अपने जीवन काल में केवल एक ही मास्टर हो सकता है। चूसी के सवाल का जवाब देने के बजाय लिन युआन ने पूछा, चूसी, तुमने गुरु की उपाधि कब प्राप्त की? तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? यद्यपि चूसी बड़ी हो गई थी और किसी की शिष्या बनने जैसे निर्णय लेने में सक्षम थी, लेकिन लिन युआन को इस बात की चिंता थी कि चूसी अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण विकास को उसके सामने लाने में पूरी तरह से विफल रही थी। लिन युआन का ध्यान तुरंत अपनी युवावस्था की ओर चला गया। क्या अनुभव की कमी के कारण उसके साथ धोखा हुआ होगा? चूसी ने लिन युआन की ओर जीभ निकाली और शर्मिंदगी से कहा, मेरी गुरु आंटी कोल्ड मून है। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि मैं उनका शिष्य बनूं। मुझे लगता है कि वह मुझे उसी तरह देखती हैं जैसे आप देखते हैं, और वह भी मुझे परिवार की तरह महसूस करती हैं। मैं आपको उस रात फोन पर बताने की योजना बना रही थी, लेकिन दोपहर तक मैंने सुना कि आप आयामी दरार में फंस गए हैं। जब लिन युआन ने सुना कि यह कोल्ड मून है तो उसकी चिंता गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोल्ड मून और चूसी के बीच उन कुछ महीनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, जब से कोल्ड मून ने चूसी को अपना शिष्य बना लिया था। लिन युआन ने विवरण नहीं पूछा और विषय बदल दिया, क्योंकि चूसी ने आयामी दरार को उठाया था। वह नहीं चाहता था कि वह फिर से रोए। लिन युआन ने तुरंत जवाब दिया, चूसी, ऑब्सीडियन जंगली बैल को बुलाओ। मुझे देखने दो कि इसकी क्षमताओं में क्या गड़बड़ है। यदि कोल्ड मून ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की क्षमताओं की प्रशंसा करने को तैयार था तो यह निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। लेकिन चूसी के वरिष्ठ ने द्वंद्व कक्षा के दौरान कहा था कि इसकी क्षमताएं विशेष नहीं थीं, जिसने लिन युआन को बताया कि क्षमता संयोजन के साथ एक समस्या थी। कुछ परियों को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक था। वर्तमान में चूसी युद्ध के दौरान उन शर्तों को पूरा करने में असमर्थ थी और उसके प्रतिद्वंद्वी भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहे थे। यही कारण हो सकता है कि चूसी युद्ध के दौरान ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की सिल्वर क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ था। चूसी ने अपना हाथ उठाया और ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को बुलाया।
लिन युआन ने ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को स्कैन करने के लिए सावधानीपूर्वक ट्रू डेटा का उपयोग किया। फे नाम ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल। फे प्रजाति सींग वाली प्रजातियां, बैल प्रजातियां। फे ग्रेड रजत 5 में से 10। फे प्रकार धातु। फे क्वालिटी फैंटेसी 2। क्षमताएं लोहे का सींग, नाग के सींग के धातु गुणों को बढ़ाएं, चोटों की परवाह न करें और पूरी ताकत से दुश्मन पर टूट पड़ें। बलिदान जब ठेकेदार घायल हो जाए तो नुकसान को ठेकेदार के साथ स्वचालित रूप से बांट लें। यदि ठेकेदार घायल हो जाए तो यह ठेकेदार को अपनी जीवन शक्ति से पोषण देगा। दर्द बफर जब तत्व ऊर्जा से नुकसान होता है तो शरीर की सतह पर तत्व ऊर्जा की एक ढाल बनाएं जो एक निश्चित अवधि के लिए तत्व ऊर्जा क्षति को धीमा कर देगी। ढाल टूटने के बाद ही आगे की क्षति होनी होगी। विशिष्ट कौशल दर्द अवशोषण क्षति प्राप्त करते समय क्षति के एक हिस्से को अवशोषित करें और इसे जीवन शक्ति में बदल दें। विनाश दृष्टि प्रभावशाली युद्ध चेतना और युद्ध उत्साह इसके सहज कदमों को संचालित करते हैं। ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल तुरंत ही युद्ध में हुई सारी क्षति को प्रतिद्वंद्वी पर मानसिक प्रभाव में बदल देता है। लिन युआन दंग रह गया जब उसने ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के डेटा को देखा। उसके हाथ में स्पिरिट चाय पूरे कंबल पर फैल गई। रेशमी कंबल ने स्पिरिट चाय को सोख लिया और जो पैच बना उससे ऐसा लग रहा था मानो लिन युआन ने बिस्तर गीला कर दिया हो। लिन युआन की आंखें तश्तरी जितनी बड़ी हो गई थीं। वह अविश्वसनीय रूप से उस धातु के ब्लॉक को देख रहा था जो ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल था। ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल का ग्रेड अब सिल्वर वी था और इसकी गुणवत्ता फैंटेसी आई से फैंटेसी आई तक सुधर गई थी। लिन युआन के लिए काल्पनिक नस्लों की गुणवत्ता विकसित करना कठिन था। कोल्ड मून का निश्चित रूप से चूसी के ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के फैंटेसी आईमाई में विकसित होने से कुछ लेना देना था। इसके बावजूद लिन युआन ने फिर से गहरी सांस ली। चूसी का विकास बहुत तेज था। चूसी के लिए केवल ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की शक्ति का उपयोग करके लिसन को पराजित करना संभव था, क्योंकि ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल फैंटेसी आयरी था, जबकि लिसन का पेन इल्यूसरी फॉक्स और थ्री टेल्ड क्रिम्सन फॉक्स दोनों फैंटेसी आई थे। यदि लड़ाई हुई तो यह कहना कठिन होगा कि कौन जीतेगा। चूसी लिन युआन के हाव भाव देख रही थी। जब उसने लिन युआन के चेहरे पर एक अजीब सी भावभंगिमा देखी तो उसने उत्सुकता से पूछा, लिन युआन, क्या तुम्हें भी लगता है कि ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की सिल्वर क्षमताओं में कमी है? लिन युआन ने अपना सिर जोर से हिलाया। वह ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की सिल्वर क्षमताओं से सुखद आश्चर्यचकित था। जब चूसी की समग्र लड़ने की क्षमता को बढ़ाने की बात आई तो सिल्वर ग्रेड पेन बफर एलीट ग्रेड सैक्रिफाइस से अधिक प्रभावी था। एक रक्षा प्रकार के फी के रूप में ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के बलिदान का मुख्य आकर्षण यह था कि यह अपने ठेकेदार चूसी की रक्षा कर सकता था। हालांकि एक बार जब वज्र तितली एक काल्पनिक नस्ल बन गई तो इसकी ढाल पहले से ही चूसी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकती थी। इस प्रकार बलिदान का उपयोग केवल चूसी के बचाव के लिए अंतिम उपाय के रूप में किया जा सकता था। दर्द बफर अधिक लचीला था और इसने ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को तात्विक ऊर्जा के विरुद्ध एक अस्थायी अभेद्य कवच प्रदान किया। भले ही लिन युआन को पता नहीं था कि दर्द बफर की ढाल कितनी देर तक चलेगी, फिर भी इसने मौलिक ऊर्जा के खिलाफ ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की रक्षा की। ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल पहले से ही स्वाभाविक रूप से लचीला था। इस अतिरिक्त अस्थायी रक्षात्मक क्षमता को देखते हुए मुख्य फे चूसी एक रक्षा प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में इसकी सीट लंबे समय तक सुरक्षित थी। पहली बार ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल लिन युआन को लापरवाह और घना नहीं लगा। चूसी ने आह भरते हुए कहा, काश मैं स्टार वेब पर और भी परियों से मिल पाता जो मौलिक ऊर्जा के साथ हमला करते हैं। जब वे हमले ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल पर पड़ते हैं तो उसके धातु के सींग जो मौलिक ऊर्जा को छोड़ सकते हैं बहुत अच्छे लगेंगे। चूसी के विलाप ने लिन युआन को महसूस कराया कि उसने ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को गलत समझा था। ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल भी वे नहीं था जो गर्म सिर वाला था। चूसी वास्तव में गर्म सिर वाला था। चूसी कितनी गुस्सैल है। एक अच्छी रक्षात्मक क्षमता हासिल करने के बाद भी वह अपनी ताकत का प्रदर्शन कैसे करना चाहती है।
लिन युआन ने परी स्रोत प्रकार के जीवन रूप जलते हुए सूरजमुखी के बारे में सोचा, जिसे उसने इंडिगो एजियोरसी मार्केट में खरीदा था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। चूसी चाहे कितना भी आवेगशील क्यों न हो, अपनी बहन को लोहे में ढालने की उसकी योजना तब तक विफल नहीं हो सकती थी जब तक जलता हुआ सूरजमुखी मौजूद था। लिन युआन को लगा कि वर्तमान स्थिति बहुत अधिक संयोग मात्र है। लिन युआन ने चूसी के लिए जो जलता हुआ सूरजमुखी तैयार किया था, वह एक स्रोत प्रकार का जीवन रूप था, जिसका उसके ठेकेदार के अलावा अन्य सभी पर जलने वाला प्रभाव होगा। जलते हुए सूरजमुखी के संकुचन के बाद जलते हुए सूरजमुखी की आत्मा उसकी फूल कलियों से खिल उठेगी। जलते हुए सूरजमुखी जैसे परी स्रोत प्रकार के जीवन रूपों में उच्च बुद्धि थी। अग्नि प्रकार के रूप में जलते हुए सूरजमुखी की आत्मा का स्वभाव उग्र लपटों जैसा था। जलता हुआ सूरजमुखी युद्ध में एक लक्ष्य पर ही हमला करता था, जबकि इसकी लपटें वहां उपस्थित सभी विरोधियों को भस्म कर देती थीं। यदि यह अपने किसी साथी से चिपक जाता, तो वह साथी एक ऐसी ढाल से ढक जाता जो अग्नितत्वीय ऊर्जा के प्रति अभेद्य होती। यदि यह किसी प्रतिद्वंद्वी से चिपक जाए, तो प्रतिद्वंद्वी को अग्नितत्व ऊर्जा से अत्यधिक क्षति होगी और वह पास में जलते हुए सूरजमुखी की लपटों से लगातार जलता रहेगा। जलते हुए सूरजमुखी में भी परितत्व की ऊर्जा थी और वह अपने शरीर को रूपांतरित कर सकता था। इसका अर्थ यह था कि जलती हुई सूरजमुखी आत्मा जिन पर आक्रमण करती है, वे परियों के शारीरिक आक्रमण के माध्यम से उससे बच नहीं सकते। जलती हुई सूरजमुखी आत्मा का लगाव आशीर्वाद या अभिशाप हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कौन सा पक्ष चुना है। हालांकि बर्निंग सनफ्लावर स्पिरिट भी कमजोर नहीं थी, क्योंकि यह फैलाव क्षमता वाले परियों के खिलाफ उतनी प्रभावी नहीं थी। यद्यपि जलती हुई सूरजमुखी आत्मा केवल युद्ध के मैदान में ही अपनी असली ताकत दिखाएगी। लिन युआन ने इसे चूसी को देने पर जोर नहीं दिया, क्योंकि यह अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आग के प्रति इसकी अभेद्यता चूसी को अतिरिक्त स्तर की सुरक्षा प्रदान कर सकती थी। जिस क्षण लिन युआन ने जलते हुए सूरजमुखी पर अपनी नजरें गड़ाईं, उसने महसूस किया कि यह ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के विशेष कौशल दर्द अवशोषण के साथ असाधारण रूप से संगत था। यह ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को एनिहिलेशन गेज के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में मदद करेगा, जब ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल पर हमला नहीं किया जा रहा हो। चूसी के शत्रुओं को अब केवल आत्मा क्यूई पेशेवरों से ही नहीं, बल्कि अधिक से अधिक आक्रमणकारी क्षमताओं का सामना करना पड़ेगा। ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के एनिहिलेशन गेज को घायल होने की आवश्यकता थी, ताकि क्षति को मानसिक हमलों में परिवर्तित किया जा सके, जिसका उपयोग दुश्मन के खिलाफ किया जा सके। एक बार जब विनाशक दृष्टि की शर्तें पूरी हो गईं, तब भले ही चूसी का सामना ऐसे आत्मा क्यूई पेशेवरों से हुआ जो सहायक प्रकार के परियों, नियमित रक्षा प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवरों या यहां तक कि उपचार प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवरों का उपयोग करने में कुशल थे, वह ठीक रहेगी। ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की सिल्वर क्षमताओं को देखने के बाद लिन युआन को लगा कि बर्निंग सनफ्लावर दर्द बफर क्षमता की पूरक थी। चूसी ने जलते हुए सूरजमुखी के साथ कोई अनुबंध नहीं किया था और इसकी क्षमताओं का अभी तक पता नहीं लगाया गया था। बहरहाल लिन युआन पहले से ही परी स्रोत प्रकार के जीवन रूप की मूल क्षमताओं से बेहद खुश था। लिन युआन अपने आप को रोक नहीं सका और मन ही मन उसकी स्वीकृति की सीटी बजा दी। कई स्रोत प्रकार के जीवन रूप औसत लग सकते हैं, लेकिन वे सही ठेकेदार के साथ अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली हो जाएंगे, जो उनकी वास्तविक शक्ति का उपयोग कर सके। उदाहरण के लिए, जलती हुई सूरजमुखी, जिसकी लपटों को रोका नहीं जा सकता था, को अधिकांश लोगों की टीमों के लिए बोझ माना जाता था। चूसी एक रक्षा प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर थी और उसके पास वज्र तितली थी। वज्र तितली की ढाल और जलती हुई सूरजमुखी आत्मा की अग्नितत्व ऊर्जा के विरुद्ध अपने साथियों की सुरक्षा चूसी के परियों को जलने से बचा सकती है। इस आशा के अलावा कि उनके पास एक प्रभावशाली परी है, आत्मा क्यू पेशेवर यह भी चाहते थे
कि उनके अनुबंधित परी एक दूसरे के पूरक हों, ताकि एक अच्छी तरह से गोल युद्ध प्रणाली बनाई जा सके। चूसी की युद्ध प्रणाली में बर्निंग सनफ्लावर को शामिल करने से ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल की मूल मानव शक्ति को परमाणु शक्ति में बदल दिया जाएगा। लिन युआन को केवल यह उम्मीद थी कि जलती हुई सूरजमुखी के साथ चूसी की अनुबंध बनाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी और जलती हुई सूरजमुखी कोई अजीब क्षमता नहीं छिपा रही होगी। हालांकि चूसी ने जलती हुई सूरजमुखी के साथ एक अनुबंध किया था, लिन युआन को लगा कि उसकी बहन को लोहे की बाल्टी में पालने की उसकी योजना ने अपना प्रारंभिक चरण पूरा कर लिया था। लिन युआन पहले घर में अकेले नहीं रहता था, लेकिन अक्सर उसके सहपाठी उसे लीग ऑफ लीजेंड्स खेलने के लिए ले जाते थे। चाहे लिन युआन कोई भी नायक चुने, वह जब भी डेमेशिया के शक्तिशाली लोगों से भिड़ेगा, हार जाएगा। लिन युआन ने चाहे कितनी भी मेहनत की हो, वह 0 से 8 से बाहर नहीं निकल सका, जहां वह कई बार मारा गया। इस प्रकार, चूंकि आज का लिन युआन चूसी को लोहे की बाल्टी में बदलने पर तुला हुआ था, इसलिए वह चूसी को डेमेशिया पावर हाउस के समान शक्ति प्राप्त करने में मदद करने के लिए दृढ़ था। ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल का विशेष कौशल दर्द अवशोषण वॉर्मोक कवच पहने चूसी के बराबर था। वज्र तितली का विशिष्ट कौशल काउंटर अटैक ट्रेमर थॉर्नमेल पहने हुए चूसी के समतुल्य था। एक बार जब चूसी ने बर्निंग सनफ्लावर के साथ अनुबंध कर लिया, तो वह भी सनफायर केप के समकक्ष पहनेगी। इतने सारे कवच के साथ वह कैसे हार सकती है? मैं उसे डेमासिया में ही पालने जा रहा हूं। यही एक अच्छे भाई को करना चाहिए। जब चूसी ने देखा कि लिन युआन अचानक स्तब्ध हो गया है, तो उसने बेचैनी से उसके चेहरे के सामने अपने हाथ लहराए। लिन युआन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और उसे पता नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वह पलकें झपकाते हुए लिन युआन को सावधानी से देखने लगी। चूसी ने स्टार वेब के गॉसिप कॉलम पर मदद के संदेश भेजने पर विचार किया। उसकी पोस्ट कुछ इस तरह होती थी, मेरा भाई अचानक से ध्यान भटकने लगा है। क्या मेरी भाभी बनने वाली है? चूसी ने अपना गला साफ किया और लिन युआन का परीक्षण करने का फैसला किया। बड़े भाई, नया साल आने में अभी 2 दिन बाकी हैं। आप इसे किसके साथ मनाने जा रहे हैं? जब लिन युआन ने चूसी के शब्द सुने, तो उसका दिमाग अपनी बहन को डेमासिया पावर हाउस में बदलने की योजना के अगले कदम और बर्निंग सनफ्लावर की क्षमता के बारे में सोचने के बीच बंट गया। लिन युआन के दिमाग में तेजी से विचार चल रहे थे। लिन युआन को उम्मीद थी कि वज्र तितली के काल्पनिक नस्ल बन जाने के बाद यह जलती हुई सूरजमुखी के साथ संबंध बना लेगी। इससे चूसी को ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को केंद्र में रखकर लड़ाकू संरचना बनाने में सहायता मिलेगी तथा तीनों परिपूर्ण सामंजस्य के साथ काम करेंगे। चूंकि उसका मन व्यस्त था, लिन युआन ने अनजाने में कहा, बेशक, मैं इसे तुम्हारे साथ बिताऊंगा। इससे पहले कि चूसी लिन युआन की प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया दे पाती, उसने उसे हकलाते हुए देखा और आश्चर्य से उसकी ओर मुड़ते हुए पूछा, क्या नए साल तक केवल 2 दिन कैसे बचे हैं? चूसी ने सिर हिलाया। लिन युआन को याद आया कि जब वह आयामी दरार में फंस गया था, तब नए साल तक अभी भी 10 दिन बाकी थे। लिन युआन को यकीन था कि उसने आयामी दरार को विकसित होने से रोकने के लिए केवल आधा दिन ही लगाया था। इसका मतलब यह था कि वह 7 दिनों से कोमा में था। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। लिन युआन ने सहजता से अपनी जेब को छुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े बहुत समय पहले बदले गए थे। अपने मूल चंद्र श्वेत आत्मा क्यूई वस्त्रों के स्थान पर अब वह चंद्र श्वेत लाउंज वस्त्र पहन रहा था, जो कि उसके और चंद्र महारानी के दैनिक जीवन में पहने जाने वाले वस्त्रों के समान था। लिन युआन अपने फोन की तलाश कर ही रहा था कि अचानक उसे याद आया कि रक्तबीज की मां ने उसका फोन ले लिया था, इससे पहले कि वह आयामी दरार में नमा जाए। लिन युआन जल्दी से चूसी की ओर मुड़ा और पूछा, चूसी, मुझे अपना फोन उधार दो, मुझे एक कॉल करना है। जब चूसी ने लिन युआन के चेहरे पर चिंता की झलक देखी, तो उसने जल्दी से उसे अपना फोन सौंप दिया, यह देखते हुए कि वह कितना चिंतित है। क्या कोई जरूरी काम हो गया होगा? होश खोने से पहले लिन युआन ने लियूजी की चोटों का इलाज किया था।
लेकिन लिन युआन को यकीन नहीं था कि लियू जी की मानसिक स्थिति बैंगनी भूरे रंग के जहर से प्रभावित हुई थी या नहीं। 7 दिनों तक कोमा में रहने के दौरान कीट रानी का रूपांतरण लगभग पूरा हो चुका, हमेशा पूरा हो चुका होगा। लिन युआन भी झो लुओ के बारे में चिंतित था। हालांकि झो लुओ की जान को कोई खतरा नहीं था। चूंकि झो लुओ ने इच्छा शक्ति रून के तहत लिन युआन को शपथ दिलाई थी, लिन युआन को यकीन था कि झो लुओ अभी भी जीवित है। लिन युआन को चूसी का फोन आया और वह कॉल करने ही वाला था कि उसे पता चला कि चूसी के पास लियू जी का नंबर नहीं था। लिन युआन को फोन नंबर याद रखने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने जीनियस को बुलाने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की। लिन युआन ने जीनियस से पूछा, जीनियस, बड़े भाई लियू का फोन नंबर क्या है? जीनियस का विकास 1000 प्रश्नों वाले जानवर के रूप में हो चुका था और वह पहले जैसा नहीं था। न केवल इसने एक गृह संचालक जानवर के रूप में अपनी सभी क्षमताओं को बरकरार रखा था, बल्कि यह अब और भी अधिक शक्तिशाली भी हो गया था। जीनियस ने बच्चों जैसी आवाज में उत्तर दिया, एक। जीनियस लिन युआन के आलिंगन में कूद पड़ा। उसके छोटे छोटे पंजे लिन युआन की गर्दन में गड़ गए। जब वे आयामी दरार में थे, तब जीनियस लिन युआन के लिए एक मुखौटा में बदल गया था। इस प्रकार जीनियस और लिन युआन ने आयामी दरार में हर चीज के बारे में एक ही दृष्टिकोण साझा किया था। जीनियस ने भय के साथ देखा था कि लिन युआन के हाथों का मांस आयामी उतार चढ़ाव से छीन लिया गया था। हालांकि जीनियस देखने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ था। लिन युआन ने आध्यात्मिक दुनिया में जीनियस को सांत्वना दी थी, लेकिन बुलाए जाने के बाद भी वह लिन युआन को लेकर चिंतित था। जब लिन युआन ने देखा कि जीनियस कितना चिंतित था, तो उसने जीनियस की तीनों पूंछों को सहलाया और जीनियस की रोएंदार गर्दन को सहलाने ही वाला था कि उसने देखा कि जीनियस ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। जीनियस की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह पूरी गंभीरता से बोला, मैं और मजबूत बनना चाहता हूं युआन, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। लिन युआन मुस्कुराया और जीनियस के सिर को सहलाया। प्रतिभा हमेशा मेरी मदद करती रही है, ज्ञान ही शक्ति है, आप अद्भुत हैं। जीनियस ने जवाब देने से पहले अपने पंजे हवा में लहराए। जीनियस भुने हुए मांस की एक प्लेट जितना शक्तिशाली है, मैं 100 भुने हुए मांस की प्लेटों जितना शक्तिशाली बनने की पूरी कोशिश करूंगा। जीनियस ने अपने पंजे फैलाए और लिन युआन के सामने लहराए। लिन युआन ने जीनियस के हवा में हिल रहे पंजों को चुटकी में पकड़ा और उसके पंजों के नीचे के मुलायम पैड को छुआ। जीनियस के पंजों के चारों ओर अपनी उंगली फंसाने से पहले उसने पंजों को 2 बार दो बार हिलाया। तो फिर हम सौदा कर लेंगे। मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता जब तक जीनियस 100 प्लेट भुने हुए मांस जितना शक्तिशाली न हो जाए। जीनियस की चमकदार नीली आंखें चमक रही थीं और उसकी आंखों के कोने अभी भी नम थे। जीनियस का छोटा सा चेहरा मानव जैसी मुस्कान में बदल गया। इससे पहले कि जीनियस जवाब दे पाता, चूसी अंदर घुस आया। चूसी ने जीनियस को अपनी बाहों में उठा लिया और अभ्यास के साथ जीनियस के फर को सहलाना शुरू कर दिया। चूसी की हरकतों से जीनियस तुरंत संतुष्ट होकर गुर्राने लगा। क्या तुम्हें मेरी याद आई, लिटिल जीनियस? चूसी ने लिन युआन द्वारा उपहार में दिए गए परी भंडारण बॉक्स से मांस के कुछ टुकड़े निकाले और सुगंधित टुकड़ों को जीनियस के मुंह के पास रख दिया। जिस समय लिन युआन कोमा में था, जीनियस को भोजन की कोई भूख नहीं थी। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में अधिकांश केन लूफा 7 दिनों के दौरान पककर जमीन पर गिर गई थी। जीनियस लिन युआन के बारे में इतना चिंतित था कि उसने भोजन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन अब जब उसे चूसी के हाथ में मांस की गंध आई, तो जीनियस के पेट में तुरंत गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई। जीनियस ने मांस खाने के बजाय बच्चों जैसी आवाज में कहा, जीनियस को चूसी की बहुत याद आती है। मुझे तुम्हारी उतनी ही याद आती है जितनी 1000 भुने हुए मांस के टुकड़ों की। लिन युआन ने जीनियस के शब्दों पर अपनी भौं उठाई। जीनियस को हमेशा हर जगह प्यार मिलता था, यहां तक कि हु क्वान जैसे अधेड़ चाचा भी हर मौके पर जीनियस को गले लगाने का आनंद लेते थे। लिन युआन को अंततः समझ में आ गया कि क्यों। उसी समय लिन युआन का लियू जी को फोन आया। लिन युआन ने दौड़कर पूछा, आप कैसे ठीक हो रहे हैं बड़े भाई लियू? लियू जी ने लिन युआन के सवाल का जवाब नहीं दिया। वह बातचीत को अपने हाथ में लेने से खुद को रोक नहीं सका और पूछा, आप कैसे हैं?
लिन युआन। लियू जी को अभी और भी कुछ कहना था, लेकिन लिन युआन ने दूसरी तरफ से वेन यू की आवाज सुनी। बड़े भाई लियू, क्या यंग मास्टर का फोन है? आपने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या उनका शरीर ठीक हो गया है? लिन युआन ने वेन यू की आवाज की मात्रा कई गुना बढ़ गई सुनी। तुम सब यहां आओ, युवा मास्टर बुला रहे हैं। आधे मिनट से भी कम समय बाद लिन युआन ने एंडलेस समर, हु क्वान, द मदर ऑन ऑफ ब्लड बाथ, लिसन और जो लुओ की आवाजें सुनी। उनकी आवाज में गंभीरता थी और वे उत्सुकता से उसकी स्थिति के बारे में पूछ रहे थे। लिन युआन के दिल में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई। जब आवाजों का कोलाहल शांत हो गया और कुछ देर की बातचीत के बाद लिन युआन ने कहा, मैं कल वापस जाऊंगा। 2 दिन बाद नया साल आने वाला है, हमें मिलकर तैयारी करनी चाहिए। लिन युआन वास्तव में इस साल के नए साल के जश्न का इंतजार कर रहा था। पिछले साल लिन युआन ने शिया क्षेत्र में चू सी के साथ नया साल बिताया था। इस वर्ष लिन युआन और चू सी दोनों ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया था और कई देखभाल करने वाले साथी जुटाए थे। ऐसा कहने के बाद लिन युआन पूछने ही वाला था कि क्या लियू जी की कीट रानी का रूपांतरण पूरा हो गया है। लियू जी ने कहा, लिन युआन, मुझे अभी रेडियंट सेक्रेड हॉल से खबर मिली है कि स्पिरिट गार्ड्स का चीफ गार्ड मुझसे मिलना चाहता है। अब जब वह जानता था कि लियू जी व्यस्त थी, तो लिन युआन ने कीट रानी के परिवर्तन के बारे में नहीं पूछा। लिन युआन वैसे भी कल हवेली में वापस जाने वाला था। अगर कीट रानी के साथ कोई समस्या थी, तो लिन युआन जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग कर सकता था। जैसे ही उसने फोन रखा, एक अलौकिक और अजीब सी तीखी आध्यात्मिक आवाज एक बार फिर लिन युआन की आत्मा की गहराई से गूंजी। मेरे नाथ। लिन युआन उस आवाज को सुनकर तुरंत चौंक गया। वह पहले ही इसका स्रोत पा चुका था, यह उसकी आत्मा की गहराई से आया था। उसने अवचेतन रूप से अपने विचारों को अपनी आत्मा की गहराई में धकेल दिया। उसने पाया कि इस बार वह उसे बिना किसी बाधा के छू सकता है, हालांकि वह पहले ऐसा करने में असफल रहा था। वहां लिन युआन ने तुरंत पाया कि 2 मानव छायाओं में से एक के भीतर एक लड़की थी जिसकी आंखें बंद थीं। उसके सिर पर एक मुकुट था और उसके हाथ में एक तेज तलवार थी। उन्होंने छाया के भीतर हवा में तैरती लड़की को स्कैन करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। ट्रू डेटा की जानकारी का विश्लेषण करने पर लिन युआन को अचानक शब्द नहीं सूझ रहे थे। क्या पवित्र स्रोत जीवन रूपों का विलय हो सकता है? जिस लड़की को उसने स्कैन किया था, वह एक पवित्र स्रोत जीवन रूप नहीं थी, बल्कि 2 थीं जो एक साथ विलीन हो रही थीं। ये 2 पवित्र स्रोत जीवन रूप वर्तमान में धीरे धीरे एक में विलीन हो रहे थे। इससे लिन युआन को अपने सपने के उस दृश्य के बारे में सोचने का मौका मिला, जहां लाल सुनहरे प्रकाश ने मुकुट पहने लड़की को उस तेज तलवार को गले लगाने के लिए मजबूर किया था। ट्रू डेटा के अनुसार यह लड़की एक पवित्र स्रोत जीवन रूप थी जिसका नाम ग्रेस क्वीन था, और इसकी मूठ पर उत्कीर्ण भव्य पैटर्न वाली तलवार भी एक पवित्र जीवन स्रोत थी जिसका नाम दंड की तलवार था। ये 2 पवित्र स्रोत जीवन रूप पहले ही 70% तक एक हो चुके थे। शेष 30% के एक साथ मिल जाने के बाद दोनों एक नया पवित्र स्रोत जीवन रूप बन जाएंगे। लिन युआन ने कोमा में बिताए समय के आधार पर एक मोटा मोटा हिसाब लगाया। उसे पता चल जाएगा कि ग्रेस क्वीन और सजा की तलवार के मिलन से लगभग 3 दिन में किस तरह का पवित्र स्रोत जीवन रूप सामने आएगा। इस प्रक्रिया में दोनों की क्षमताएं एक साथ मिलकर समाप्त हो जाएंगी। चूंकि वे पहले से ही लगभग 70% जुड़े हुए थे, लिन युआन ट्रू डेटा से प्राप्त जानकारी से उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं को समझ नहीं सका। फिर भी उसके नाम को देखकर ऐसा लगता है कि ग्रेस क्वीन एक पवित्र स्रोत जीवन रूप थी जिसमें सहायक क्षमताएं थीं, जबकि सजा की तलवार आक्रमण क्षमताओं वाली थी। लिन युआन को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि दोनों मिलकर क्या बनेंगे, वह तो केवल तीव्र प्रत्याशा से भरा हुआ था। चंद्र महारानी और रक्तबीज की माता दोनों ने पहले ही उल्लेख किया था कि प्रत्येक पवित्र स्रोत जीवन रूप में अपूरणीय क्षमताएं होती हैं। इसका यह भी अर्थ था कि पवित्र स्रोत जीवन रूपों का अस्तित्व कमजोर नहीं था। इसके अलावा भले ही लिन युआन को यह नहीं पता था कि ये 2 अच्छे पवित्र स्रोत जीवन रूप उसकी आत्मा में एक साथ क्यों जुड़ेंगे,
वह जानता था कि उनके संलयन से पैदा होने वाला ये नया जीवन रूप उनके मूल रूपों से अधिक मजबूत होगा। यदि नहीं, तो वे एक दूसरे से क्यों जुड़ेंगे? अपनी आत्मा की गहराई में लिन युआन सुन सकता था कि मुकुटधारी लड़की अपनी आंखें बंद करके उसे लगातार मेरे भगवान कह रही थी। तब भी जब वह गहरी नींद में था, उसे अपने रक्त से एक धड़कन महसूस हुई। इस धड़कन ने उसे और लड़की को मजबूती से जोड़ दिया। उस समय आयामी दरार के विकास को रोकने के लिए लिन युआन के हाथों में दो पवित्र स्रोत जीवन रूपों ने उसका बहुत सारा रक्त अवशोषित कर लिया था। उन्होंने लिन युआन की टूटी हड्डियों से उसकी कुछ अस्थि मज्जा भी अवशोषित कर ली थी। यदि यह तथ्य न होता कि बंद आंखों वाली यह मुकुटधारी लड़की एक भ्रामक आध्यात्मिक शरीर थी, तो उसके साथ अपने रक्त संबंध की भावना मात्र से ही लिन युआन को ऐसा महसूस होता मानो वह भी वह एक बेटी का पालन पोषण कर रहा हो। फिलहाल लिन युआन ने ज्यादा नहीं सोचा। उसे बस 3 दिन इंतजार करना था। फिर वह नए पवित्र स्रोत जीवन रूप की क्षमताओं को पूरी तरह से समझने के लिए सच्चे डेटा का उपयोग कर सकता था। होश में आने के बाद लिन युआन ने पाया कि जीनियस चू सी की बाहों में एक बिल्ली पैनकेक में बदल गया था। उसकी 3 छोटी पूंछें लगातार हिल रही थीं और उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। दरअसल जब लिन युआन ने पहले ही फोन रख दिया था, तो उसने पहले ही नोटिस कर लिया था कि चू सी उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। साथ ही उसके चेहरे पर शर्म का भाव भी छलक रहा था। लिन युआन तुरंत समझ गया कि चू सी क्या सोच रहा था। लिन युआन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों को सहलाया, जबकि उसने जीनियस को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके सिर के बिखरे बालों को दबाते हुए उसने कहा, जब तुम नए साल के लिए सामान खरीदने जाओगी तो जो चाहो खरीद लेना। इस बार ब्लैक बैक माउंटेन बोर और बिग हेड कार्प सूप ही काफी होगा। From the web powered by ZergNet. The tragedy of young Sheldon Starr, Emily Osment, is hard to stomach. Pope Leo XIV is clear about where he aligns in American politics. लिन युआन की बातें सुनकर चू सी हंस पड़ी। हालांकि वह अभी भी नहीं जानती थी कि लिन युआन के पास कितने संसाधन हैं, लेकिन कभी कभी उसके स्टार वेब कार्ड पर उससे मिलने वाली जेब खर्च कई ब्लैक बैक माउंटेन बोर और बिग हेड कार्प प्रजनन फार्म खरीदने के लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा चू सी हमेशा लिन युआन द्वारा स्पिरिट फूड पैवेलियन में तैयार किया गया पौष्टिक भोजन खाती थी। वह हमेशा ब्लैक बैक माउंटेन बोर और बिग हेड कार्प सूप से 2 गुना ज्यादा स्वादिष्ट खाना खा सकती थी। हालांकि जब लिन युआन ने इन 2 व्यंजनों का उल्लेख किया, तो चू सी को अभी भी अपने दिल में बेलगाम गर्मी महसूस हुई। भविष्य में चाहे जो भी हुआ हो, ब्लैक बैक माउंटेन बोर और बिग हेड कार्प सूप का स्वाद लंबे समय तक चू सी की स्मृति में अंकित रहा। उसके 16 वर्षों में यह स्वाद लिन युआन के साथ नए साल का जश्न मनाने की याद के बराबर था। भाई, इस नए साल पर बिग हेड कार्प सूप में कार्प खाने में संकोच न करें। यह सुनकर लिन युआन ने अपनी नाक रगड़ी। चू सी ने सचमुच उसके इरादों को गलत समझा था। प्रत्येक नए साल के भोजन के दौरान लिन युआन वास्तव में ब्लैक बैक माउंटेन सुअर का दुबला मांस चू सी के लिए बचाकर रखता था, जबकि वह सुअर की कुछ त्वचा या सब्जी का सूप खा लेता था जो उसे पसंद नहीं था। हालांकि उसने बिग हेड कार्प सूप में कार्प को सिर्फ इसलिए नहीं खाया क्योंकि चू सी को इसे खाना पसंद था। उसे तेज गंध वाले खाद्य पदार्थ खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब बात इस पर आई तो जीनियस की प्राथमिकताएं लिन युआन जैसी ही थीं। चू सी के बोलने के बाद उसके चेहरे पर दिख रही उम्मीद गायब हो गई। हर साल वह और लिन युआन नए साल का सामान खरीदने के लिए कुछ $100 फेडरेशन रखते थे। यह उसका बचपन का सपना था। अब जब वह बड़ी हो गई थी, भले ही नए साल का सामान खरीदना अब उसका सपना नहीं था, लेकिन नए साल के व्यंजनों को खाने का विचार अभी भी उसे खुशी से भर देता था। शायद जिस बात ने उसे और भी अधिक प्रसन्न किया वह यह थी कि वह लिन युआन के साथ समय बिता सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में बिताती थी। जैसे जैसे चू सी के चेहरे पर आशा गायब होती गई, उसकी शर्मीली और संयमित अभिव्यक्ति और अधिक तीव्र होती गई। उसके हाव भाव देखकर
लिन युआन ने चमकदार मुस्कान के साथ अपने सफेद दांत दिखाए और कहा, क्या आप पहले से ही लियू जी और वैन यू से नहीं मिले हैं? इससे पहले जब हम वीडियो कॉल पर थे तब आपने उन सभी लोगों को भी देखा था। वे सभी आशा करते हैं कि तुम आ सको। वेन्यू ने हवेली बनते समय ही तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार कर दिया था। अंकल हु को पता है कि आपको ब्लैक बैक माउंटेन बोअर पसंद है, इसलिए उन्होंने उनकी कुछ लकड़ी की नक्काशी भी बनाई है जिसे वे आपके कमरे में छोड़ गए हैं। लिन युआन की बातें सुनकर चूसी ने सोचा कि क्या वह अभी भी इस समय अपना बचाव करना चाहती है। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने लिन युआन को कितनी बार बताया था कि उसे केवल ब्लैक बैक माउंटेन सुअर खाना पसंद है, उसे सुअर पसंद नहीं है। हालांकि हर बार जब वह यह समझाती थी, लिन युआन हमेशा डरता था कि वह अति संवेदनशील है और उसे संकेत देता था कि वह किसी भी परी को पसंद करने के लिए स्वतंत्र है। इस बात से ज्यादा चिंतित न होते हुए चूसी ने उसे सुधारने का प्रयास छोड़ देने का निर्णय लिया। उसके चेहरे की शर्म भी गायब हो गई। जब वह थोड़ी बड़ी हो गई तो चूसी ने लिन युआन को उसके स्टोर में मेहमानों का स्वागत करने में भी मदद करना शुरू कर दिया था। हालांकि वह बोलने में अच्छी नहीं थी, लेकिन वह शर्मीली भी नहीं थी। बस इतना ही था कि लिन युआन के इतने सारे दोस्तों से एक साथ मिलना चूसी जैसी 16 वर्षीय लड़की को थोड़ा घबराहट महसूस करा रहा था। आखिरकार भले ही वह हवेली के कुछ निवासियों को जानती थी, लेकिन वह उनसे केवल वीडियो कॉल के माध्यम से मिली थी, वास्तविक जीवन में नहीं। अचानक चूसी को कोल्ड मून के सुझाव की याद आई जो उसने उसके गुरु बनने से पहले दिया था और कहा, भाई, मास्टर ने कहा था कि अगर मैं इस साल रेडबर्ड 100 के लिए अर्हता प्राप्त कर लेती हूं तो मैं अगले साल रेडियंस 100 सीक्वेंस के चयन में भाग लेने के लिए उनका प्रतिनिधित्व कर सकती हूं। मुझे 10 रेडियंस 100 सीटों के लिए अर्हता प्राप्त करने का भी मौका मिलेगा। अगर मैं 10 सीटों के लिए अर्हता प्राप्त करता हूं तो मास्टर ने जवाब दिया कि मुझे सीधे एक कक्षा छोड़ देनी चाहिए और रॉयल कैपिटल एडवांस्ड स्पिरिट क्यू यूनिवर्सिटी के लिए प्रवेश परीक्षा देनी चाहिए। यह सुनकर लिन युआन ने तुरंत चूसी को निर्णय लेने में मदद नहीं की जैसा कि उसने पहले किया था। इसके बजाय उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम इन मामलों के बारे में अपने फैसले खुद ले सकते हो। इस दुनिया में लिन युआन को सबसे अधिक समझने वाला व्यक्ति चूसी नहीं हो सकता है, लेकिन चूसी को सबसे अधिक समझने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से लिन युआन था। हालांकि चूसी आमतौर पर संकोची स्वभाव की थी, लेकिन वह अपने विचारों वाली एक व्यक्ति थी। चूंकि चूसी ने यह मामला उसके सामने उठाया था, इससे यह साबित हो गया कि वह पहले से ही एक कक्षा छोड़कर रॉयल कैपिटल एडवांस्ड स्पिरिट क्यू यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने की योजना बना रही थी। इससे पहले लिन युआन ने दांत पीसते हुए चूसी को ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी शिक्षा जारी रखने देने का फैसला किया था, क्योंकि वह चाहता था कि चूसी एक संपूर्ण बचपन का अनुभव करे और महसूस करे कि वह अपने माता पिता वाले अन्य बच्चों के समान ही ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। हालांकि चूसी ने अब अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के माध्यम से विलक्षणताओं के मार्ग पर चलने का विकल्प चुना। छुट्टियां खत्म होने के बाद और जब वह स्कूल वापस लौटी तो चूसी के पास 2 काल्पनिक नस्ल की परी और एईओ एक परी स्रोत प्रकार का जीवन रूप जलता हुआ सूरजमुखी था। यह बहुत संभव था कि चूसी के साथ प्रशिक्षण प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले वरिष्ठों में से कुछ ही अब उसके प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य थे। चूसी जैसे व्यक्ति के लिए, जो वास्तविक युद्ध में समस्याओं को ढूंढने और प्रगति करने में अच्छा था, यह कठिन अभ्यास के कई अवसरों को गंवाने के समान था। इसलिए चूसी के लिए अपने विकास को अधिकतम करने के लिए उसका सबसे अच्छा विकल्प रॉयल कैपिटल एडवांस्ड स्पिरिट क्यू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था। उस समय तक वह हवेली में रहने में भी सक्षम हो जाएगी और स्कूल के बाद हर दिन सीधे वापस आ सकेगी। भाई बहन भी हर दिन एक साथ रह सकते थे। लिन युआन की बातें सुनकर चूसी मुस्कुराई। फिर मैं मास्टर के कहे अनुसार ही करूंगा और अगले साल एक कक्षा छोड़कर रॉयल कैपिटल एडवांस्ड स्पिरिट क्यू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का लक्ष्य रखूंगा। लिन युआन ने चूसी की नाक खुजाते हुए मन ही मन सोचा कि उसके दिल की महत्वाकांक्षा छोटी नहीं थी। फिर भी अपने ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के बारे में सोचते हुए, जो सिल्वर से फैंटेसी आईबी में विकसित हो गया था
और कैसे अब उसके पास कोल्ड मून जैसा विशेषज्ञ उसके गुरु के रूप में था। लिन युआन को अचानक यह एहसास हुआ कि अगर चूसी चाहे तो अगले दिन रेडियंस 100 सीक्वेंस में भी सीट पा सकती है। अब कुछ देर से जागते हुए लिन युआन ने कहा, जैसे ही उसने चादर उठाई और बिस्तर से बाहर निकला, चूसी, चलो बाहर चलते हैं, हमारे स्वामी बहुत चिंतित होंगे। जैसे ही उसने यह बात कही, लिन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी हो गई। उस समय वह हंटिंग ऐश के बारे में सोच रहा था। वह भूरे बालों वाला, भूरी आंखों वाला आदमी जिससे उसकी मुलाकात आयामी दरार में हुई थी। उन्होंने यह भी याद किया कि कैसे उस आदमी ने लियू जी को घायल करने के बाद 7वें पृष्ठ का युद्ध नाम लिया था और सोचा था कि लिन युआन और लियू जी निश्चित रूप से मर जाएंगे। यह कहा जा सकता है कि ये दो जानकारी ही दुश्मन के बारे में सारी जानकारी थी, जिसे लिन युआन तब समझ सकता था जब वह विकसित आयामी दरार में था। अब जब वह रेडियंट मून पैलेस में वापस आ गया था, तो लिन युआन यह जानकारी मून महारानी को दे सकता था। वह यह भी देख सकता था कि क्या मून महारानी जानती थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन है और उनके पास कितनी ताकत है। लियू जी को उस समय केवल उलझन महसूस हुई। भले ही उसे रेडियंस 100 सीक्वेंस नंबर 30 का दर्जा दिया गया था, फिर भी वह स्पिरिट गार्ड्स के मुख्य रक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होने के योग्य नहीं था। इसके अलावा चीफ गार्ड ने खुद रेडियंट सेक्रेड हॉल को इस मामले के बारे में व्यक्तिगत रूप से सूचित किया था, इससे पहले कि वे उसे खबर देते। इसे बेहद औपचारिक कहा जा सकता है। फिर भी यह जितना अधिक औपचारिक था, उतना ही अधिक लियू जी को लगा कि यह असामान्य था। उसे भी एक हल्का सा अंदाजा था। चीफ गार्ड ने उसे जिस कारण से बुलाया था, उसका संबंध संभवतः इंडिगो एज्योर सिटी के पास तटीय समुद्र में दिखाई देने वाली आयामी दरार से था। बात बस इतनी सी थी कि हालांकि यह एक महत्वपूर्ण मामला था, आत्मा रक्षकों के रक्षक दूत उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हो सकते थे। गार्ड दूतों के अलावा बाएं और दाएं प्रमुख भी इसका ध्यान रख सकते थे। इसमें मुख्य गार्ड की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। जब लियू जी इस पर विचार कर रहे थे, तब वे स्पिरिट गार्ड झील के किनारे पहुंचे, जहां स्पिरिट गार्ड्स का मुख्यालय स्थित था। जब तक वह रस्सी के पुल को पार कर झील के केंद्र तक जाता, लियू जी स्पिरिट गार्ड्स के मुख्यालय में पहुंच जाता। जब वह झील के किनारे पहुंचा और रस्सी के पुल पर कदम रखने की तैयारी कर रहा था, तो लियू जी ने दूरी पर एक काले वस्त्र और काले घूंघट वाली महिला को देखा। वह पुल के बीच में अपने हाथ पीछे करके खड़ी थी। उसने अपनी आत्मा में जरा सा भी उतार चढ़ाव प्रकट नहीं किया, मानो वह एक साधारण व्यक्ति थी। यहां तक कि जब पूर्वी हवा के कारण रस्सी का पुल हिल रहा था, तब भी महिला की आकृति पुल के सिरों की रक्षा करने वाले अविचल कांस्य पशु के समान थी। रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्य के रूप में लियू जी ने पहले भी स्पिरिट गार्डर्स के मुख्य रक्षक को देखा था। जिस तरह से उसने कपड़े पहने थे और स्पिरिट गार्ड्स के मुख्यालय के पास रस्सी के पुल पर उसकी उपस्थिति को देखकर लियू जी तुरंत उसकी पहचान की पुष्टि कर सकती थी। उसी समय लियू जी के दिमाग में अचानक एक विचार आया। क्या यह हो सकता है कि मुख्य रक्षक यहीं मेरा इंतजार कर रहा हो? हालांकि जैसे ही उन्होंने यह विचार सोचा, उन्होंने उसे एक तरफ रख दिया। इस आयामी दरार की वर्तमान सक्रिय अवधि को देखते हुए मुख्य रक्षक को हर दिन कई चीजों से निपटना होगा। वह उसका इंतजार करने के लिए समय कैसे निकाल पाती? जैसे ही लियू जी ने काले वस्त्र और काले घूंघट वाले मुख्य गार्ड को देखा, उसे उसकी निगाह का एहसास हो गया और उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। उनके बीच बहुत अधिक दूरी होने के बावजूद लियू जी ने पलटते ही चीफ गार्ड की काली काली आंखें देखीं। काली काली आंखों वाली उस जोड़ी की निगाह के नीचे लियू जी को अचानक एक अवर्णनीय दबाव का एहसास हुआ। वह एक मछली की तरह था जो अंतहीन तारों रहित रात में पानी से बाहर निकल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वह अंतहीन रात के द्वारा बंद कर दी जाएगी और हमेशा के लिए डूबने के लिए अभिशप्त हो जाएगी। उसी समय लियू जी रस्सी के पुल पर चढ़ गए और उसे पार कर दूसरी ओर चले गए। मुख्य रक्षक उसे अविचल भाव से देखता रहा, जिससे उसमें एक अजीब सी अनुभूति भर गई। हालांकि उसे भी नहीं पता था कि क्या करना है। उसके पास एक एक कदम आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
वह जितना आगे बढ़ता गया, उसके हृदय में उतनी ही अधिक शंकाएं उभरती गईं। पुल पर लियूजी के अलावा कोई नहीं था और मुख्य रक्षक अपनी जगह से हिले बिना उसकी ओर देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह विशेष रूप से उसका इंतजार करने के लिए वहां आई थी। लियूजी ने अपनी गति बढ़ा दी और तब तक चलता रहा जब तक वह मुख्य गार्ड के पास नहीं पहुंच गया। काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि उससे क्या कहे। अंत में उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, नमस्कार चीफ गार्ड। क्या संयोग है? लियूजी की बातें सुनकर नाइट लीनिंग मून ने उसके लिए जगह बनाने के लिए अपना शरीर घुमाया। उसने उसे आगे आने और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकेत दिया। इसके तुरंत बाद लियूजी ने एक असामान्य ध्वनि सुनी जो एक गाते हुए पीले ओरियोल की तरह स्थिर किंतु मधुर थी। यह आवाज सुनकर उसे अचानक वह आवाज याद आ गई जो चिमी ने पुकारते समय निकाली थी। बाई हाउ की वजह से लियूजी ने स्टार वेब की खूबसूरत होस्ट स्पैरो वॉइस लोली गॉडेस को भी कुछ बार पहले गाते हुए सुना था। इससे पहले लियूजी ने केवल इस बात पर आह भरी थी कि कैसे स्पैरो वॉइस लोली देवी की गायन आवाज इतनी मधुर थी कि इसकी तुलना वास्तव में एक एवियन फे से की जा सकती थी। हालांकि लियूजी को अचानक एक विचार आया, क्या होगा अगर सुंदर स्टार वेब लाइव स्ट्रीमर स्पिरिट गार्ड का मुख्य रक्षक था? जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उन्होंने तुरंत उसे त्याग दिया। लियूजी ने अपने दिल में इस धारणा की मूर्खता के बारे में सोचा। क्या आयामी दरार में मानसिक जहर के प्रभाव ने उसके दिमाग को खराब कर दिया है? फिर भी चीफ गार्ड के शब्दों को सुनकर लियूजी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह हैरान और गंभीर दोनों दिख रहे थे। यह कोई संयोग नहीं था। मैं यहां तुम्हारा इंतजार करने आया था। क्या मैं ये कहने में सही हूं कि आपकी कीट रानी अभी भी अपने उत्परिवर्तन की स्थिति से नहीं जागी है? कीट रानी के शरीर को ब्लेड रानी मधुमक्खी के जन्मजात जहर के अधिकांश हिस्से को जन्मजात जहर कोर के भीतर अवशोषित कर लेना चाहिए था। विकसित होते आयामी दरार में लियूजी को बैंगनी ग्रे मानसिक जहर द्वारा प्रताड़ित किया गया था। लिन युआन के उपचार और सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया के बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद भी केवल उसका भौतिक शरीर ही ठीक हुआ था। यदि लिन युआन ने उसे सिनेबर स्वीट ऑस्मांथस फूल का पेस्ट नहीं दिया होता तो बहुत संभव था कि लियूजी कुछ दिनों बाद जाग जाती। इसके अलावा लियूजी अभी भी पूरे 5 दिन सोए थे और लिन युआन से केवल 2 दिन पहले जेन में ले जागे थे। जागने पर लियूजी ने खुद को हवेली में अपने कमरे में लेटा हुआ पाया। वेन्यू के अनुसार अंकल मिस्टेक ही उसे वहां लेकर आए थे। अब मुख्य रक्षक को न केवल अपनी कीट रानी की स्थिति के बारे में पता था, बल्कि यह सब विस्तृत रूप से बताया गया था। इसका मतलब यह था कि जब वह आयामी दरार से बाहर निकलने के बाद कोमा में था, तो मुख्य रक्षक कीट रानी की स्थिति की व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए वहां मौजूद रहा होगा। मुख्य रक्षक के मुंह से कीट रानी का जिक्र सुनकर लियूजी ने सोचा कि कब उसने स्वयं कीट रानी की स्थिति को महसूस किया था। विकासात्मक उत्परिवर्तन की प्रक्रिया में कीट रानी एक अजीब स्थिति में थी, जहां वह न तो आगे बढ़ सकती थी और न ही पीछे हट सकती थी। अब जबकि मुख्य रक्षक ने ब्लेड क्वीन मधुमक्खी के जन्मजात जहर का उल्लेख किया था, लियूजी को अंततः पता चल गया था कि भूरे बालों वाले, भूरी आंखों वाले आदमी ने आयामी दरार में उस पर क्या हमला किया था। कीट रानी ने उत्परिवर्तन के लिए इस विष को अवशोषित कर लिया था। हालांकि चूंकि जन्मजात विष केंद्र में पर्याप्त मात्रा में विष नहीं था, इसलिए कीट रानी अपने उत्परिवर्तन को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा को अवशोषित करने में असमर्थ थी। उत्परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान यह जहर कीट रानी के आनुवंशिक मॉडल में भी समा गया था। अब चूंकि कीट रानी लंबे समय से उत्परिवर्तन प्रक्रिया में निलंबित थी, इसलिए यह बहुत संभव था कि अवशोषित जन्मजात जहर कीट रानी के शरीर पर हमला करेगा। यदि ऐसा हुआ तो कीट रानी के आनुवंशिक मॉडल में अंकित जहर उसके शरीर में विस्फोट कर देगा। ब्लेड रानी मधुमक्खी के मानसिक जहर से कीट रानी की आध्यात्मिक ऊर्जा को गंभीर क्षति पहुंचेगी। यह जहर के प्रभाव से मर भी सकता है। अधिकांश लोग अपने जीवन साथी की स्थिति जैसे निजी मुद्दों पर आसानी से दूसरों से चर्चा नहीं करते। हालांकि चूंकि मुख्य रक्षक ने पूछा था,
लियू जी ने कीट रानी की वर्तमान स्थिति के बारे में उसे बताने में संकोच नहीं किया। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके पैर रस्सी के पुल को पार कर स्पिरिट गार्ड्स की भूमि पर चले गए। वे अध्ययन कक्ष की ओर चलते रहे, जहां रात्रि झुकता चंद्रमा हमेशा रहता था। कीट रानी की स्थिति को समझने के बाद नाइट लीनिंग मून ने कहा, कीट रानी को अपना उत्परिवर्तन पूरा करने के लिए केवल ब्लेड रानी मधुमक्खी के विष कोर से उसके जन्मजात जहर को और अधिक अवशोषित करने की आवश्यकता है। यह सुनकर लियू जी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। इस महाद्वीप पर कार्सिनोमाफे दुर्लभ थे। इसके अलावा उसे एक विशेष कार्सिनोमाफे को खोजने की जरूरत थी। यह बिल्कुल असंभव कार्य था। उस समय नाइट लीनिंग मून ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा, जब आपने अभी कहा क्या संयोग है, तो आप गलत नहीं थे। स्पिरिट गार्ड्स के मुख्यालय में रखे गए कार्सिनोमा फेज में से एक ब्लड क्वीन मधुमक्खी भी है। जब वह बोल रही थी, नाइट लीनिंग मून पहले से ही अपने अध्ययन कक्ष में उस डेस्क पर बैठी थी, जहां वह आमतौर पर अपने रक्षक दूतों द्वारा भेजे गए गुप्त पत्रों को पढ़ती थी। लियू जी को उसकी बातें सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ। कीट रानी के बारे में अत्यधिक चिंतित लियू जी यह भूल गई थी कि आत्मा रक्षक और रक्षक दूतों ने रेडियंस फेडरेशन में पाए जिंदाई जाने वाले कार्सिनोमा फे और बुरे कर्म करने वाले उच्च श्रेणी के पहिए को अपने यहां ले लिया था और उन्हें इस भूमि पर रखा था। स्पिरिट गार्ड्स दुनिया के फेयर्स के प्रभारी थे। चीफ गार्ड के शब्दों के आधार पर ऐसा लग रहा था कि वह ब्लेड क्वीन मधुमक्खी के शरीर से जन्मजात जहर को निकाल सकता है और उसे कीट रानी को दे सकता है।